हेलो फ्रेंड्स, बायो इस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस है, एग्रोनॉमी। ये वो सब्जेक्ट है जो हमारी थाली में आने वाले हर दाने की कहानी बताता है। इसके बिना एग्रीकल्चर अधूरा है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है आपने, हमारा भोजन, हमारा अन्न आखिर शुरू कहाँ से होता है? किसी फैक्ट्री या सुपरमार्केट से नहीं, बल्कि एक नन्हे से बीज से जो धरती से फूटकर बाहर आता है। ये एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस लगता है, लेकिन इस छोटे से प्रोसेस को इतने बड़े स्केल पर करना कि देश के और दुनिया के अरबों लोगों का पेट भर सके, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती का जवाब है एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उसकी पेरेंट ब्रांच, उसकी जड़ यानी एग्रीकल्चर को समझना होगा। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। देखिए, एग्रीकल्चर शब्द का मतलब उसके नाम में ही छुपा है। ये दो लैटिन शब्दों से बना है। पहला है एगर, जिसका मतलब होता है सॉइल यानी मिट्टी, और दूसरा है कल्टूरा, जिसका मतलब है कल्टिवेशन यानी खेती करना। तो इन दोनों को मिलाकर एग्रीकल्चर का सीधा सा मतलब हुआ सॉइल कल्टिवेशन। ये एक सिंपल डेफिनेशन है जिसमें फसल उगाना और पशुपालन दोनों ही शामिल हैं। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, एग्रीकल्चर असल में है क्या? क्या ये एक कला है, एक आर्ट है, या ये एक विज्ञान है, एक साइंस, या फिर ये एक व्यवसाय, एक बिजनेस है? तो इसका जवाब है कि ये तीनों हैं। एग्रीकल्चर इन तीनों का एक अनोखा मिश्रण है। सबसे पहले, एग्रीकल्चर एक कला है। सदियों से हमारे पूर्वज, हमारे किसान इसी कला का इस्तेमाल करते आए हैं। उनके पास जमीन को समझने का एक अनुभव होता था, एक इंट्यूशन। कब बीज बोना है, मौसम के इशारों को कैसे समझना है, मिट्टी की सेहत को हाथ से महसूस करके कैसे जानना है, ये सब एक स्किल है, एक कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। फिर समय के साथ एग्रीकल्चर एक साइंस बन गया। आज की खेती विज्ञान के सिद्धांतों पर चलती है। हम बात कर रहे हैं क्रॉप ब्रीडिंग की, जिससे सूखे में भी अच्छी पैदावार हो। हम बात कर रहे हैं हाई यील्ड हाइब्रिड्स की। हम बात कर रहे हैं पानी के आधुनिक प्रबंधन की, जैसे ड्रिप इरिगेशन, जिसमें पानी बूंद बूंद करके सीधे जड़ों तक पहुंचता है। ये सब साइंस ही तो है। और आखिर में, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस है। यहां मकसद होता है मैक्सिमम नेट रिटर्न पाना, यानी जमीन, मेहनत, पानी और पूंजी का सही प्रबंधन करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। आज के समय में मैकेनाइजेशन यानी मशीन के इस्तेमाल ने फार्मिंग को एक हाईली एफिशिएंट उद्योग बना दिया है, जो शहरों का पेट भरने के लिए बेहद जरूरी है। तो अब जब हमने एग्रीकल्चर की बड़ी तस्वीर को समझ लिया है, चलिए अब हम इसके आत्मा, इसके दिल पर फोकस करते हैं, यानी खेत पर, द फील्ड। और यहीं पर एंट्री होती है एग्रोनॉमी की। बिल्कुल। और जैसे एग्रीकल्चर का ओरिजिन लैटिन था, वैसे ही एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा से आया है। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, आग्रोस, जिसका मतलब है फील्ड यानी खेत, और नोमोस, जिसका मतलब है टू मैनेज यानी प्रबंधन करना। तो एग्रोनॉमी का लिटरल मीनिंग हुआ फील्ड मैनेजमेंट। यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। एग्रीकल्चर अगर पूरा फार्म है, तो एग्रोनॉमी उस फार्म के अंदर खेत में फसलों और मिट्टी का साइंटिफिक मैनेजमेंट है। देखिए, एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है। ये वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर एग्रीकल्चर की पूरी इमारत खड़ी है। इसीलिए इसे अक्सर एग्रीकल्चर की मदर ब्रांच या प्राइमरी ब्रांच भी कहा जाता है। इस बात को समझने के लिए ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ कहा गया है कि एग्रोनॉमी एक पिवोटल पोजीशन यानी एक केंद्रीय स्थान रखती है, और इसका कारण बहुत सिंपल है। आप सोचिए, अगर खेत में फसल ही अच्छी नहीं होगी, तो फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, इंजीनियर या फूड साइंटिस्ट का काम किस काम का? सारी सफलता खेत से ही शुरू होती है। और एक बात ध्यान में रखें कि एग्रोनॉमी अकेले काम नहीं करती। ये एक इंटीग्रेटेड साइंस है जो कई दूसरी साइंसेस से ज्ञान लेती है। जैसे क्रॉप साइंस से पौधों की ब्रीडिंग और उनकी फिजियोलॉजी को समझती है, सॉइल साइंस से मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलाइजर्स और खाद के बारे में जानती है, और एनवायरमेंटल साइंस से मौसम और पर्यावरण का फसल पर क्या असर होगा ये समझती है। इन सभी साइंसेस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही एग्रोनॉमी है। तो अब सवाल ये है कि एक एग्रोनॉमिस्ट इन सभी साइंसेस को एक साथ इस्तेमाल कैसे करता है? इसके लिए कुछ मूल सिद्धांत हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनका मकसद एक ही है, जमीन से बेहतरीन परिणाम हासिल करना।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे हमें और कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। जी, ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 है प्लानिंग, ताकि हमारे पास जो भी संसाधन है जैसे जमीन, मजदूर और पैसा, उनका पूरा इस्तेमाल हो। स्टेप 2 है सही क्रॉप वैरायटी का चुनाव, ऐसी वैरायटी जो उस इलाके के मौसम और मिट्टी के लिए सबसे अनुकूल हो। स्टेप 3 है कल्टीवेशन और मैनेजमेंट के सही तरीके अपनाना, जैसे कि कब सिंचाई करनी है, कब खरपतवार निकालना है। और आखिरी स्टेप 4 है सूटेबल पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल, फसल कटने के बाद उसका सही भंडारण करना ताकि वो खराब ना हो। देखा जाए तो खेत का प्रबंधन तो इंसान हजारों सालों से कर रहा है, लेकिन एग्रोनॉमी एक फॉर्मल साइंस, एक अलग विषय के रूप में हाल ही में विकसित हुई है। 1900 से पहले इसे बस अच्छी खेती माना जाता था, कोई अलग से साइंस नहीं। पर जब बायोलॉजी और केमिस्ट्री की समझ बढ़ी तो इसे एक फॉर्मल डिसिप्लिन बनाना जरूरी हो गया। बिल्कुल, और इसमें 1908 साल बहुत महत्वपूर्ण है, जब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने एग्रोनॉमी को एक अलग और ज़रूरी विज्ञान के रूप में स्थापित किया। तो आज हमने खेती की कला से लेकर फील्ड मैनेजमेंट के विज्ञान तक का सफ़र देखा, लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज जब दुनिया की और खास करके हमारे देश भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है, तो हम एग्रोनॉमी के इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके कम जमीन और कम पानी में ज्यादा अनाज कैसे उगा सकते हैं, और वो भी इस तरह कि हमारी मिट्टी और पर्यावरण सुरक्षित रहे। यही आज के एग्रोनॉमिस्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। रिवीजन जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आगे के लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोपेस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एग्रोनॉमी का, या कह सकते हैं पूरी खेती का, जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है वो है बीज यानी सीड और उसकी बुवाई यानी सोइंग। अगर आपका पहला कदम ही गलत हो गया तो आगे की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो आज हम इसी बुनियाद को, इसी फाउंडेशन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले एक्सप्लेनर्स मिस न करें। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम सीड और ग्रेन के बीच का फर्क समझेंगे। उसके बाद हम सीड क्वालिटी पिरामिड के बारे में जानेंगे, जो बीज की शुद्धता को बताता है। फिर हम देखेंगे कि अच्छी क्वालिटी के बीज कैसे चुने जाते हैं। इसके बाद हम बुवाई के अलग अलग तरीके यानी मेथड्स ऑफ सोइंग डिस्कस करेंगे। फिर सोइंग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्टर्स को समझेंगे, और आखिर में इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर हम देखेंगे कि ये सब एक अच्छी पैदावार की नींव कैसे रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, सीड वर्सेस ग्रेन। देखिए, आम बोलचाल में हम इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। घर की रसोई में शायद इससे फर्क ना पड़े, लेकिन एग्रीकल्चर की दुनिया में एक किसान के लिए और आपके एग्जाम के लिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। तो पहले सीड होता क्या है? इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है अ फर्टिलाइज्ड राइपेंड ओव्यूल कंटेनिंग एन एम्ब्रियो व्हिच इज कवर्ड इन अ सीड कोट एंड इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट। आसान भाषा में समझें तो बीज एक छोटा सा जिंदा पौधा है जो अभी सोया हुआ है। इसके अंदर एक एम्ब्रियो होता है। उस एम्ब्रियो को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच यानी सीड कोट होता है, और उसके शुरुआती विकास के लिए भोजन भी स्टोर होता है। ये एक कंप्लीट पैकेज है एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। अब यहाँ इनका मकसद सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सीड का एक ही काम है, एक नया पौधा बनाना। उसका पूरा अस्तित्व ही प्रोपगेशन यानी वंश को आगे बढ़ाने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेन का मकसद है कंजम्पशन, मतलब उसे खाने के लिए उगाया जाता है। वो एक एंड प्रोडक्ट है। तो इस हिसाब से हर सीड टेक्निकली एक ग्रेन हो सकता है, लेकिन हर ग्रेन को हम सीड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दाने को खाने के लिए प्रोसेस कर दिया गया उसकी जीने की क्षमता खत्म हो सकती है। फर्क नियत का है, इंटेंट का है। तो अब सवाल उठता है, अगर किसान को खेती के लिए बीज चाहिए ना कि सिर्फ ग्रेन, तो वो ये कैसे सुनिश्चित करे कि उसे अच्छी क्वालिटी का शुद्ध बीज मिल रहा है? इसके लिए हमारे देश में एक पूरा ऑफिशियल सिस्टम है, एक क्लासिफिकेशन है जिसे हम एक पिरामिड के रूप में आसानी से समझ सकते हैं। ये पिरामिड एक बीज की यात्रा को दर्शाता है, साइंटिस्ट की लैब से लेकर किसान के खेत तक। इस पिरामिड में सबसे ऊपर अपेक्ष पर है ब्रीडर सीड। ये न्यूक्लियस सीड से बनता है और इसे सीधा प्लांट ब्रीडर या ओरिजिनेटिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि ICAR तैयार करता है। इसकी जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है। ये मास्टर कॉपी है। ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है फाउंडेशन सीड। इसे ब्रीडर सीड की संतानी या प्रोजेनी कहते हैं।
इसकी प्रोडक्शन नेशनल सीड कॉर्पोरेशन या स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस जैसी एजेंसी सख्त निगरानी में करती हैं। फिर फाउंडेशन सीड का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर सर्टिफाइड सीड तैयार किया जाता है। यही वो बीज है जो आखिर में किसानों को कमर्शियल खेती के लिए उपलब्ध कराया जाता है, एक क्वालिटी अश्योरेंस के साथ। ठीक है, तो किसान ने सर्टिफाइड सीड का बैग खरीद लिया, लेकिन उसका काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। अभी एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण कदम बाकी है, सिलेक्शन। उस बैग के अंदर से भी सबसे बेहतरीन बीजों को पहचानना। यही वो अनुभव और ज्ञान है जो एक अच्छी फसल और एक शानदार फसल के बीच का अंतर पैदा करता है। तो एक किसान बीज में क्या देखता है? सबसे पहले जेनेटिक प्योरिटी, मतलब वो जिस वैरायटी का बीज ले रहा है उसमें किसी और वैरायटी की मिलावट ना हो। दूसरा, उस बीज से बनने वाले पौधे और फल के गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, हाई डिजीज रेजिस्टेंस, बीज में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए ताकि बाद में दवाइयों का खर्चा बचे। चौथा, गुड जर्मिनेशन, इसका मतलब है कि बोए गए बीजों में से ज्यादातर अंकुरित होने चाहिए। और आखिर में उस बीज की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसको कितनी खाद पानी की जरूरत पड़ेगी, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो हमने सबसे अच्छा बीज चुन लिया। अब असली काम शुरू होता है, उस बीज को मिट्टी में डालना। इसे ही सोइंग कहते हैं। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, सोइंग करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, इसके कई मेथड्स हैं और हर मेथड के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। सबसे पुराना और आम तरीका है ब्रॉडकास्टिंग। हिंदी में इसे कहते हैं छिड़काव विधि। इसमें बस बीजों को हाथ से या मशीन से पूरे खेत में छिड़क दिया जाता है। ये बहुत तेजी से होता है और सस्ता भी है, लेकिन इसमें कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता। बीज कहीं ज़्यादा गिरते हैं, कहीं कम, जिससे पौधे असमान रूप से उगते हैं और बहुत सारा बीज बर्बाद भी हो जाता है। ब्रॉडकास्टिंग का बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक उल्टा, है ड्रिबलिंग। इस मेथड में खेत में पहले से तय की गई दूरी और गहराई पर छेद बनाए जाते हैं और हर छेद में 1 या 2 बीज हाथ से डाले जाते हैं। इसमें कंट्रोल पूरा होता है, बीज बिल्कुल बर्बाद नहीं होता और पौधे एक समान दूरी पर उगते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं, इसमें समय और मजदूरी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इन दोनों के बीच का जो मॉडर्न और सबसे बेहतर तरीका है वो है ड्रिलिंग। इसके लिए एक मशीन आती है जिसे सीड ड्रिल कहते हैं। ये मशीन खेत में एक लाइन यानी फरो बनाती है, उसमें बिल्कुल सही गहराई और दूरी पर बीज गिराती है और उसे मिट्टी से ढक भी देती है। सारे काम एक साथ। आजकल तो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आती है जो बीज के साथ साथ खाद भी डाल देती है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। और फिर एक चौथा तरीका है जो इन सबसे बिल्कुल अलग है, वो है ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपाई करना। इसमें बीज को सीधे खेत में नहीं बोया जाता, पहले उन्हें एक नर्सरी में एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उगाया जाता है। जब उनसे छोटे छोटे पौधे यानी सीडलिंग्स तैयार हो जाते हैं, तब उन्हें वहां से निकालकर मेन खेत में लगाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि फसल का खेत में रहने का समय यानी फील्ड ड्यूरेशन कम हो जाता है। आप सोचिए, नर्सरी में उन छोटे छोटे पौधों को कितना ध्यान से पाला जाता है। उन्हें सही पानी, सही रोशनी और कीड़े मकोड़ों से बचाव सब कुछ मिलता है जब वो सबसे नाजुक अवस्था में होते हैं। शुरुआत में ये जो एक्स्ट्रा केयर मिलती है, इसका फायदा आगे चलकर पैदावार में साफ दिखता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ आ रहे हैं तो इस एक्सप्लेनर को लाइक और शेयर जरूर करें। हमने सोइंग के मेथड्स तो देख लिए, पर इनकी सफलता किन चीजों पर निर्भर करती है? सिर्फ मेथड चुन लेना काफी नहीं है। अब हम उसके पीछे के साइंस को, उन जरूरी फैक्टर्स को समझेंगे जो ये तय करते हैं कि एक बीज अंकुरित होगा या नहीं। एक सफल सोइंग के लिए ये सभी फैक्टर्स एक पजल के टुकड़ों की तरह हैं। इनमें से एक भी अगर ठीक से फिट ना हो तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। ये फैक्टर्स हैं बीज का आकार और वजन यानी सीड साइज एंड वेट, बुवाई की गहराई यानी डेप्थ ऑफ सोइंग, बीज का मिट्टी से संपर्क यानी सीड सॉइल कांटेक्ट, मिट्टी में नमी की मात्रा यानी सॉइल मॉइस्चर, और आखिर में मिट्टी के बनावट और उपजाऊ शक्ति यानी सीड बेड टेक्सचर एंड फर्टिलिटी। अब इन सब फैक्टर्स को जोड़ने के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सोचते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि छोटे बीजों को हमेशा ऊपर ऊपर यानी कम गहराई पर बोना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है? क्या होगा अगर हम एक छोटे से बीज को बहुत ज्यादा गहरा बो दें? इसका जवाब है एनर्जी। याद है हमने बात की थी कि बीज के अंदर उसके लिए एक पैक लंच होता है। एक छोटे बीज के पास ये लंच बॉक्स, ये फूड रिजर्व बहुत छोटा होता है। उसके पास बस इतनी ही एनर्जी होती है कि वो थोड़ी सी मिट्टी को हटाकर ऊपर निकल सके।
अगर आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा गहरा बो देंगे तो उसकी सारी एनर्जी मिट्टी से बाहर आने की कोशिश में ही ख़त्म हो जाएगी और वो सूरज की रोशनी देखने से पहले ही दम तोड़ देगा। तो हमने बीज के अंदर के जेनेटिक्स से शुरू करके खेत में उसकी बुवाई तक का पूरा सफर तय कर लिया है। अब समय है इन सभी बातों को समेटने का और उन सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को याद करने का जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सब कुछ आसानी से रिवाइज करते हैं। 3 मुख्य बातें हैं। पहला, सीड क्वालिटी। ये फसल की जेनेटिक पोटेंशियल और शुद्धता तय करती है। एग्जाम के लिए आपको सीड क्लासेस यानी ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड, इनका हायरार्की जरूर याद रखना है। दूसरा, सोइंग मेथड। ये खेत में प्लांट पॉपुलेशन यानी पौधों की संख्या और उनके विकास पर असर डालता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग और डिबलिंग के बीच के फायदे नुकसान पूछे जाते हैं। और तीसरा, सोइंग डेप्थ। ये जर्मिनेशन और पौधे की मिट्टी से बाहर निकलने यानी इमर्जेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका सीड साइज और सॉइल मॉइस्चर से क्या संबंध है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखें। और आखिर में हमेशा ये सच याद रखिएगा, एक सफल फसल की शुरुआत तब नहीं होती जब पौधे बड़े हो जाते हैं। उसकी शुरुआत उस दिन हो जाती है जिस दिन एक सही बीज को सही तरीके से बोया जाता है। खेती का पूरा नतीजा इन शुरुआती बुनियादी कदमों में ही छुपा होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेटर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एग्रीकल्चर में किसी भी फसल की सफलता जमीन से ही शुरू होती है। आज हम सॉइल को बीज के लिए तैयार करने की सबसे अहम, सबसे बुनियादी साइंस को समझेंगे। ये पूरा प्रोसेस 2 शब्दों पर टिका है जो आपको बिल्कुल आने चाहिए, टिलेज और टिल्थ। तो चलिए इसको आसानी से समझते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सोचिए, एक छोटा सा बीज, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसको एक परफेक्ट घर चाहिए। तो किसी भी किसान या एग्रीकल्चरिस्ट के सामने सबसे पहला सवाल यही होता है, हम मिट्टी के एक साधारण टुकड़े को एक ऐसी बेहतरीन नर्सरी में कैसे बदलें जहां बीज का अंकुरण यानी जर्मिनेशन और उसकी बढ़ोतरी यानी ग्रोथ पक्की हो। यही वो काम है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। मिट्टी को एक जीवन देने वाले सीड बेड यानी बीज शया में बदलना। ये एक बहुत पुराना विज्ञान है, लेकिन इस खेत जुताई की तस्वीर के पीछे सॉइल मैकेनिक्स और फिजिक्स की गहरी साइंस छुपी है, जिसका एक ही मकसद है, उस एक बीज को जिंदा रहने का, बढ़ने का सबसे अच्छा मौका देना। तो एक बीज के लिए, वो परफेक्ट घर बनाने के लिए हमें सिर्फ जमीन खोदने और बीज डालने से आगे सोचना होगा। हमें मिट्टी की संरचना, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके स्ट्रक्चर को समझना होगा और ये भी समझना होगा कि हम उसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि वो शुरुआत से ही एक नई जिंदगी को सपोर्ट कर सके। और यहीं पर हमारे आज के टॉपिक के 2 मुख्य शब्द आते हैं, टिलेज और टिल्थ। आप इन्हें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की तरह समझ सकते हैं, यानी एक कारण है और दूसरा उसका परिणाम। टिलेज वो एक्शन है, वो काम जो आप करते हैं, और टिल्थ वो रिजल्ट है, वो आदर्श भौतिक अवस्था जो आप पाना चाहते हैं। चलिए पहले एक्शन की बात करते हैं, टिलेज। टिलेज को हिंदी में भूपरीक्षण कहते हैं। इसकी आसान परिभाषा है औजारों और उपकरणों की मदद से मिट्टी की यांत्रिक यानी मैकेनिकल हेराफेरी करना ताकि फसल के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जा सकें। यह शब्द एंग्लो सैक्सन शब्दों टिलियन और टेलियन से आया है, जिनका मतलब है टू कल्टिवेट या खेती करना। ये खेत की जुताई, मिट्टी को पलटना और उसे नरम करने का काम है जो आगे की हर चीज के लिए जमीन तैयार करता है। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको सिस्टमैटिक तरीके से जेथरो टूल ने पेश किया था, जिन्हें फादर ऑफ टिलेज भी कहा जाता है। उनसे पहले खेती बस परंपराओं पर चलती थी। टूल ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगाए। उनका मानना था कि पौधे मिट्टी के छोटे छोटे कणों को खाते हैं। खैर, ये बात तो गलत थी, लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल सही थी कि मिट्टी को पल्वराइज करने से, यानी उसको आटे जैसा बारीक करने से, जड़ें आसानी से फैलती हैं और पोषक तत्व ले पाती हैं। ये एक इतना बड़ा ब्रेकथ्रू था जिसने सदियों तक खेती का तरीका बदल दिया। द टिल्थ अगर मेहनत है तो टिल्थ उस मेहनत का फल है। ये वो शब्द है जिसे हम मिट्टी की सबसे उत्तम भौतिक अवस्था को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ ढीली मिट्टी नहीं है, ये ऐसी मिट्टी है जो फ्रेबल हो यानी नरम हो और हाथ में लेने पर आसानी से भुर जाए। इसमें एक अच्छी संरचना होती है, हवा होती है और नमी होती है, एक बीज के अंकुरण के लिए एक परफेक्ट वेलकम मैट की तरह। अ गुड टिल्थ इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज।
तो आखिर ये गुड टिल्ट होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोरोसिटी यानी सारंध्रता। सॉइल को एक स्पंज की तरह इमेजिन कीजिए, उसमें छोटे यानी कैपिलरी पॉज होने चाहिए जो सरफेस टेंशन की वजह से पानी को पकड़ कर रखें, पौधे के लिए एक रेजर्वोयर की तरह। लेकिन उसमें बड़े यानी नॉन कैपिलरी पोर्स भी होने चाहिए जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और उनमें हवा भर जाए ताकि जड़ों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिले। इन दोनों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन जरूरी है। अगर संतुलन बिगड़ा तो जमीन या तो दलदल बन जाती है या सूखा रेगिस्तान, और अगर संतुलन सही रहा तो आपके पास एक परफेक्ट सीड बेड है। अच्छा, तो इतने सालों से हम ये गुड टिल्ट हासिल कैसे करते आए हैं? चलिए अब परंपरागत तरीकों की बात करते हैं, जिसे हम कन्वेंशनल टिलेज कहते हैं, जो पीढ़ियों से खेती का सबसे आम तरीका रहा है। कन्वेंशनल टिलेज के कई उद्देश्य होते हैं, सिर्फ मिट्टी को नरम करना ही काफी नहीं है। टिलेज खरपतवार यानी वीड्स को कंट्रोल करने का एक तरीका है। हम उन्हें उखाड़कर मिट्टी में दबा देते हैं। ये मिट्टी में छिपे कीड़ों और बीमारियों के जीवन चक्र को भी तोड़ता है, जमीन की कठोर परतों को तोड़ता है, जिससे जड़ों को नीचे जाने का आसान रास्ता मिलता है। और सबसे जरूरी, ये रूट जोन में हवा यानी ऑक्सीजन पहुंचाता है। और ये किया कैसे जाता है? इसके 2 मुख्य चरण हैं। पहला है प्राइमरी टिलेज या प्राथमिक भूपरीक्षण। ये फसल की कटाई के बाद की जाने वाली पहली गहरी जुताई है, लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर तक, जिसका मकसद सख्त मिट्टी को खोलना और ढीला करना होता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी टिलेज यानी द्वितीयक भूपरीक्षण। इसमें हल्की और कम गहरी जुताई की जाती है हैरोज और कल्टीवेटर्स से, ताकि मिट्टी के बड़े बड़े ढेले टूटें, खेत समतल हो और बीज बोने के लिए एक बारीक भुरभुरी मिट्टी तैयार हो। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी उलझ जाती है। अपनी सारी ताकत के बावजूद इस परंपरागत तरीके का एक अंधेरा पहलू भी था। वही औजार जो मिट्टी में जिंदगी लाने के लिए बना था, समय के साथ उसी मिट्टी को बर्बाद भी कर सकता था। और यही टिलेज का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जितना ये हमें देता है, उतना ही ज्यादातर या गलत तरीके से करने पर हमसे छीन भी लेता है। ये मिट्टी के नेचुरल क्लम्प्स यानी एग्रीगेट्स को तोड़कर उसकी संरचना को नष्ट कर देता है। जमीन के नीचे जुताई की गहराई पर एक कंक्रीट जैसी सख्त परत बना सकता है, जिसे हार्डपैन कहते हैं, जिसमें जड़ें प्रवेश नहीं कर पाती। और सबसे गंभीर बात, ये मिट्टी को ऊपर से खुला छोड़ देता है, जिससे वो बारिश में बह जाती है या हवा में उड़ जाती है। इसे सॉइल इरोजन कहते हैं, जो किसान की सबसे कीमती संपत्ति यानी उसकी उपजाऊ मिट्टी को उससे छीन लेता है। इस बात ने सब कुछ बदल दिया। साइंस ने साफ कर दिया कि बार बार मिट्टी की पिटाई करना एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, जिसके लंबे समय में बहुत घातक परिणाम होते हैं। ये सिर्फ अकुशल नहीं था, बल्कि मूल रूप से इनसस्टेनेबल था, यानी इसे हम लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते। इस समस्या ने हमें मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया। नया दर्शन जमीन को जीतने का नहीं, बल्कि उसके साथ सहयोग करने का था। और इसी सोच से आधुनिक यानी मॉडर्न टिलेज सिस्टम्स का विकास हुआ। अगर आपको ये एक्सप्लेनर अब तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए अप्रोच को एक नाम दिया गया है कंजर्वेशन टिलेज यानी संरक्षी भूपरिष्रण। इसका मकसद इसके नाम में ही छुपा है, मिट्टी और पानी को कंजर्व करना यानी संरक्षण करना। और इसका सबसे मुख्य तरीका बहुत सरल लेकिन क्रांतिकारी है। पिछली फसल के अवशेष जैसे कि तने और पत्तियां को खेत की सतह पर ही छोड़ देना, ताकि वो मिट्टी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करें और उसे इरोजन से बचाएं। अब इस टेबल से आप आधुनिक सॉइल मैनेजमेंट के अलग अलग तरीकों को आसानी से समझ सकते हैं। इसे एक स्केल की तरह देखिए। एक तरफ है कन्वेंशनल टिलेज, जिसमें सॉइल डिस्टर्बेंस सबसे ज्यादा होता है। बीच में आता है मिनिमम टिलेज, जिसमें हम सिर्फ उतनी ही जगह जुताई करते हैं जहां बीज बोना है। और आखिर में है सबसे कम हस्तक्षेप वाला तरीका, जीरो टिलेज या नो टिल, जिसमें नई फसल को पिछली फसल के अवशेषों के बीच में ही सीधा बो दिया जाता है। वीड कंट्रोल के तरीके भी बदलते हैं, कन्वेंशनल में मैकेनिकल यानी जुताई से, और जीरो टिलेज में मुख्य रूप से केमिकल यानी हर्बिसाइड से। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम खेती की सोच में एक बुनियादी बदलाव देख रहे हैं। एक ऐसी सोच से बदलाव जिसमें हम जमीन पर हावी होना चाहते थे, एक ऐसी सोच की तरफ जिसमें हम उसके संरक्षक बनना चाहते हैं। मिट्टी को तोड़ने से लेकर उसकी रक्षा करने तक का सफर है ये। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि गुड टिल्ट हासिल करने का लक्ष्य हमेशा वही रहेगा। जो बदला है वो है हमारी स्ट्रैटेजी। हम एक पूरी तरह से मैकेनिकल सोच से कि हर कीमत पर मिट्टी को तोड़ो
एक ज्यादा इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी सोच की तरफ बढ़ गए हैं। अब हम समझते हैं कि एक स्वस्थ मिट्टी की संरचना एक अनमोल संसाधन है जिसे बचाना है, ना कि हर सीजन में उसे शून्य से दोबारा बनाना है। ये विकास हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के पास छोड़ देता है। सदियों से खेती को हल की ताकत से परिभाषित किया गया है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या खेती का भविष्य इस बात से तय होगा कि हम मिट्टी को कितना डिस्टर्ब करते हैं, या इस बात से कि हम कितनी समझदारी से उसे अकेला छोड़ते हैं? क्या सच में लेस इज मोर है? क्या कम करना ही ज्यादा पाने का नया तरीका है? सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आगे के लेक्चर्स मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टिलेज और क्रॉप ज्योमेट्री। यह आपस में बहुत जुड़े हुए टॉपिक्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि खेती बस बीज बोना और पानी देना है, लेकिन उससे पहले ज़मीन को तैयार करना, पौधों को सही ढंग से लगाना, यह एक पूरा विज्ञान है। तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्पेशल टिलेज टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, फिर मॉडर्न टिलेज कॉन्सेप्ट्स जैसे मिनिमम और जीरो टिलेज पर बात करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि क्रॉप ज्योमेट्री क्या होती है। फिर हम की प्लांटिंग पैटर्न्स जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लांटिंग को डिस्कस करेंगे। और आखिर में इन सब चीज़ों का मिट्टी पर क्या असर होता है उसको समझने के लिए हम सॉइल डेंसिटी और सॉइल पोरोसिटी जैसे टेक्निकल टॉपिक्स को आसान भाषा में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल टिलेज टेक्निक से। देखिए, टिलेज का मतलब सिर्फ जमीन की जुताई करना नहीं होता। अलग अलग जमीन, अलग अलग मौसम और अलग अलग फसल के हिसाब से हमें कुछ खास तरीके अपनाने पड़ते हैं। ये टेक्निक्स वही स्पेसिफिक चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हैं। इसमें पहला है कॉन्टोर टिलेज। इसकी डेफिनेशन है टिलिंग द लैंड अलोंग लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म एलिवेशन टू रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड वाटर रन ऑफ ऑन स्लोप्ड फील्ड्स। आसान शब्दों में, जो पहाड़ी या ढलान वाले खेत होते हैं, वहां अगर हम ऊपर से नीचे सीधी जुताई करेंगे तो बारिश का सारा पानी तेजी से बह जाएगा और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी ले जाएगा। इसको रोकने के लिए हम ढलान के आड़े यानी कॉन्टोर्स के साथ साथ जुताई करते हैं। इससे छोटी छोटी मेढ़ें बन जाती हैं जो पानी को रोकती हैं और उसे जमीन में सोख होने का टाइम देती हैं। सॉइल और वाटर कंजर्वेशन का ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अब आती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक, ब्लाइंड टिलेज। इसकी डेफिनेशन है टिलेज परफॉर्म्ड आफ्टर प्लांटिंग द क्रॉप बट बिफोर द क्रॉप इमर्जेस और इन इट्स वेरी अर्ली स्टेजेस। इसका नाम ब्लाइंड इसलिए है क्योंकि हम जुताई तब कर रहे हैं जब हमारी फसल जमीन से बाहर दिखाई नहीं दे रही। सुनने में अजीब लगता है ना कि बीज बोने के बाद कौन जुताई करता है, लेकिन ये एक बहुत ही चतुराई वाली टेक्निक है, खासकर वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ये ब्लाइंड टिलेज कब और क्यों यूज होती है? देखिए, कुछ फसलें जैसे आलू, गन्ना या मक्का, उनको जमीन से निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो खरपतवार या वीड्स हैं वो बहुत तेजी से उग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, फसल बोने के कुछ दिन बाद, लेकिन फसल के अंकुरित होने से ठीक पहले हल्की सी जुताई कर देते हैं। इससे वो सारे नए उगे हुए वीड्स जड़ से उखड़ जाते हैं और जब हमारी मेन क्रॉप उगती है तो उसे एक साफ सुथरा कॉम्पिटिशन फ्री फील्ड मिलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और टिलेज के कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। पुराने जमाने में माना जाता था कि जितनी ज्यादा जुताई करोगे उतना अच्छा, लेकिन अब साइंस ने प्रूव किया है कि जरूरत से ज्यादा टिलेज मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है। तो आजकल का मंत्रा है लेस इज मोर, यानी जितना कम उतना अच्छा। यहाँ आप दो अप्रोचेस का कंपैरिजन देखिए। एक तरफ है कन्वेंशनल टिलेज, जिसमें हम पूरे खेत की बार बार गहरी जुताई करते हैं। इससे मिट्टी का स्ट्रक्चर खराब होता है, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है और सॉइल कंपैक्शन बढ़ता है। दूसरी तरफ है मिनिमम टिलेज। इसमें हम सिर्फ उतनी ही जुताई करते हैं जितनी फसल उगाने के लिए जरूरी है। पूरे खेत को डिस्टर्ब करने के बजाय हम सिर्फ उस लाइन में हल्की जुताई करते हैं जहां बीज डालना है। इससे मिट्टी की सेहत बनी रहती है। अब मिनिमम टिलेज का भी एक एक्सट्रीम वर्जन है, जिसे हम कहते हैं जीरो टिलेज या नो टिल फार्मिंग। इसकी डेफिनेशन है एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज वेयर द प्राइमरी टिलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड। इसमें हम खेत की जुताई बिल्कुल भी नहीं करते। पिछली फसल काटने के बाद खेत को वैसे ही छोड़ देते हैं और एक स्पेशल मशीन, जिसे जीरो टिल सीड ड्रिल कहते हैं, उसकी मदद से सीधे ही अगली फसल की बुवाई कर देते हैं। पंजाब, हरियाणा में धान के बाद गेहूं की बुवाई के लिए ये टेक्निक बहुत पॉपुलर हो रही है। जीरो टिलेज से ही मिलती जुलती एक और प्रैक्टिस है स्टबल मल्च टिलेज।
इसकी डेफिनेशन है अ प्रैक्टिस वेयर क्रॉप रेजिड्यूज और स्टबल्स आर लेफ्ट ऑन द सॉइल सर्फेस। यानी फसल काटने के बाद जो उसके अवशेष या पराली बच जाते हैं उन्हें जलाने या हटाने के बजाय खेत में ही छोड़ दिया जाता है। ये स्टबल एक मल्च यानी कि एक नेचुरल चादर की तरह काम करता है जो मिट्टी को धूप से बचाता है, पानी को उड़ने से रोकता है और सॉइल इरोजन भी कम करता है। अच्छा, हमने ये सब अलग अलग तरह की टिलेज की बात तो कर ली, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, इन सब जुताई की क्रियाओं का आखिर मकसद क्या है? ये सब करने से जमीन के अंदर पौधे की जड़ों के लिए माहौल कैसे बदलता है? इस सवाल का जवाब हमें अगले टॉपिक्स में मिलेगा, जिनकी शुरुआत होती है क्रॉप ज्योमेट्री से। मिट्टी तैयार हो गई, अब बारी आती है पौधों को उस मिट्टी में लगाने की। और उन्हें कैसे लगाना है, इसकी पढ़ाई को हम कहते हैं क्रॉप ज्योमेट्री। ये सिर्फ पौधों को लाइन में लगाना नहीं है, ये एक पूरी कला और विज्ञान है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है क्रॉप ज्योमेट्री इज द पैटर्न ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द ग्राउंड और द शेप ऑफ द एरिया अवेलेबल टू ईच इंडिविजुअल प्लांट इन अ फील्ड। बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब है कि हर एक पौधे को खेत में कितनी जगह मिलेगी और वो जगह किस शेप में होगी, चौकोर होगी या रेक्टेंगुलर। यही पौधों का अरेंजमेंट क्रॉप ज्योमेट्री कहलाता है। तो ये क्रॉप ज्योमेट्री इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पौधों का स्पेसिंग सीधे सीधे उनकी ग्रोथ पर असर डालता है। अगर पौधे बहुत पास पास होंगे तो उनमें धूप, पानी और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन होगा, और अगर बहुत दूर दूर होंगे तो हम अपनी ज़मीन का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सही ज्योमेट्री से हर पौधे को बराबर रिसोर्सेज मिलते हैं, जिससे आखिर में हमारी पैदावार यानी यील्ड बेहतर होती है। चलिए अब दो सबसे आम प्लांटिंग पैटर्न्स को देखते हैं जो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, स्क्वायर प्लांटिंग और रेक्टेंगुलर प्लांटिंग। इनके नाम से ही इनका मतलब काफ़ी हद तक साफ हो जाता है। देखिए, स्क्वायर प्लांटिंग में पौधे से पौधे की दूरी प्लांट टू प्लांट और लाइन से लाइन की दूरी रो टू रो बराबर होती है। ये तरीका फलों के बगीचों के लिए बहुत अच्छा है, जहां हर पेड़ को चारों तरफ से बराबर जगह मिलती है। दूसरी तरफ है रेक्टेंगुलर प्लांटिंग, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी ज्यादा होती है और लाइन के अंदर पौधों की दूरी कम होती है। ये गेहूं, चावल जैसी फसलों के लिए बेहतर है, क्योंकि लाइन्स के बीच में जो ज्यादा जगह होती है उससे निराई गुड़ाई, इंटरकल्टिवेशन और सिंचाई, इरिगेशन जैसा काम आसान हो जाता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम इन सब चीजों को वापस मिट्टी से जोड़ते हैं। टिलेज हो या क्रॉप ज्योमेट्री, इन सब का असर मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर पड़ता है, और इसमें सबसे पहली और जरूरी प्रॉपर्टी है सॉइल डेंसिटी, जिसे हम बल्क डेंसिटी भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ड्राई सॉइल टू इट्स टोटल वॉल्यूम इंक्लूडिंग द सॉलिड पार्टिकल्स एंड द पोर स्पेस बिटवीन देम। इसे हिंदी में स्थूल घनत्व कहते हैं। बेसिकली ये बताता है कि मिट्टी कितनी ठोस यानी कितनी आपस में दबी हुई या कंपैक्टेड है। एक मिट्टी का सैंपल लीजिए, उसे सुखा लीजिए, उसका वजन करिए और उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी वही उसकी बल्क डेंसिटी है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। ड्राई बल्क डेंसिटी बराबर है मास ऑफ ड्राई सॉइल MS डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम VT। ये फॉर्मूला देखने में सिंपल है, लेकिन इससे हमें मिट्टी की सेहत के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अगर बल्क डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब मिट्टी बहुत ज्यादा कंपैक्टेड है, जिसमें जड़ों का फैलना और पानी का जाना मुश्किल होगा। तो फिर अच्छी फसल के लिए आइडियल बल्क डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? ये वैल्यू एग्जाम के लिए याद रखिएगा। आइडियल रेंज है 1.2 से 1.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर G/cc। इस रेंज में मिट्टी ना तो बहुत ज्यादा ठोस होती है और ना ही बहुत ज्यादा भुरभुरी। ये जड़ों को पकड़ भी देती है और उन्हें फैलने की जगह भी देती है। अब बल्क डेंसिटी सिक्के का एक पहलू था जो मिट्टी के सॉलिड पार्टिकल्स के बारे में बताता है। अब हम दूसरे पहलू की बात करते हैं, जो है सॉइल पोरोसिटी, यानी मिट्टी के अंदर की खाली जगह। और ये खाली जगह मिट्टी के सॉलिड पार्टिकल्स से भी ज्यादा जरूरी है। तो सॉइल पोरोसिटी की डेफिनेशन है द पार्ट ऑफ द सॉइल्स बल्क वॉल्यूम दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड पार्टिकल्स बट इज फिल्ड विद एयर एंड वाटर। इसे हिंदी में रंध्रवकाश कहते हैं। मिट्टी के कणों के बीच में जो छोटी छोटी खाली जगह होती है उसे ही हम पोर स्पेस कहते हैं। ये मिट्टी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इन्हीं पोर्स में पौधों की जड़ों के लिए हवा और पानी स्टोर रहता है। अगर पोरोसिटी अच्छी नहीं होगी तो जड़ों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और यहाँ पर सारी चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। इस कनेक्शन को ध्यान से समझिए। जब हम अच्छी टिलेज करते हैं और कंपैक्शन कम करते हैं तो बल्क डेंसिटी कम हो जाती है, और जब बल्क डेंसिटी कम होती है तो ऑटोमेटिकली पोरोसिटी यानी पोर स्पेस बढ़ जाता है,
और यही हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसी मिट्टी तैयार करना जिसकी बल्क डेंसिटी कम हो और पोरोसिटी ज्यादा हो, ताकि जड़ों को हवा, पानी और फैलने की पूरी जगह मिले। तो कुल मिलाकर आज हमने जो भी पढ़ा, चाहे वो कॉन्टूर टिलेज हो, जीरो टिलेज हो, क्रॉप ज्योमेट्री हो या बल्क डेंसिटी और पोरोसिटी के कैलकुलेशंस हो, इन सभी टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स का सिर्फ एक ही मकसद है, एक पौधे के लिए, उसकी जड़ों के लिए एक परफेक्ट, स्वस्थ घर तैयार करना, जहाँ वो आसानी से बढ़ सके और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिसके बारे में जरूर सोचिएगा। हमने देखा कि मॉडर्न टिलेज का एम मिट्टी को कम से कम डिस्टर्ब करना है, तो इस लेस डिस्टर्बेंस से लंबे समय में मिट्टी की डेंसिटी और पोरोसिटी के साथ साथ उसके अंदर रहने वाले करोड़ों सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, ये हमारी खेती के भविष्य को कैसे बदल सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को रिवाइज जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोवेस एग्रो फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलते रहें। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, क्रॉप न्यूट्रिशन। कभी सोचा है आपने कि एक प्लांट को, एक पौधे को असल में ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ धूप और पानी? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। असली कहानी तो मिट्टी में छिपी है, केमिकल एलिमेंट्स की एक ऐसी भाषा में जिसे समझना हर एग्रीकल्चरिस्ट के लिए जरूरी है। आज हम इसी भाषा को, इसी कोड को डीकोड करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, हमें पता कैसे चलता है कि प्लांट को असल में किस चीज की जरूरत है? साइंटिस्ट कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट सिर्फ प्लांट में मौजूद है और कौन सा एलिमेंट उसके जीने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए एकदम एसेंशियल है, यानी अनिवार्य है? ये कोई अंदाजा नहीं है, इसके पीछे एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड है। और इस सवाल का जवाब 3 सुनहरे नियमों में, 3 गोल्डन रूल्स में छिपा है। आप इनको एक टेस्ट की तरह समझ सकते हैं, जिसे हर एलिमेंट को पास करना पड़ता है एसेंशियल कहलाने के लिए। और यही हमें हमारे अगले सेक्शन पर लाता है, जिसे हम कहते हैं द रूल्स ऑफ एसेंशियलिटी। ये प्लांट न्यूट्रिशन की नींव है, उसका आधार है। अगर ये समझ आ गया तो आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसे हम कहते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आर्नॉन और स्टाउट ने 1939 में प्रपोज किया था। ये क्राइटेरिया ये तय करते हैं कि कोई केमिकल एलिमेंट प्लांट की लाइफ के लिए एसेंशियल है या नहीं। ये डेट और इन साइंटिस्ट्स का नाम आर्नॉन एंड स्टाउट आपको जरूर याद रखना है। तो ये 3 नियम हैं क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, उस एलिमेंट को प्लांट के मेटाबॉलिज्म में, यानी उसकी जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, उनमें सीधे तौर पर शामिल होना चाहिए, वो उसकी मशीनरी का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा, उस एलिमेंट के बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, मतलब ना ग्रोथ होगी, ना बीज बनेंगे, कुछ नहीं। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कि अगर उस एलिमेंट की कमी हो जाए तो उसकी पूर्ति सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट कर सकता है, कोई दूसरा एलिमेंट उसकी जगह नहीं ले सकता। नो सब्स्टिट्यूशंस अलाउड। चलिए, अब जब हम नियम समझ गए हैं तो उन एलिमेंट से मिलते हैं जिन्होंने ये टेस्ट पास किया है। ये है प्लांट लाइफ के आधार, इसके अहम किरदार। और वो मैजिक नंबर है 17। बस, प्रकृति में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ ये 17 एलिमेंट्स ही हैं जो सभी हायर प्लांट्स के लिए यूनिवर्सली एसेंशियल माने जाते हैं। ये नंबर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल एसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं? 17। इन 17 एलिमेंट्स को हम 2 मुख्य ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स का, जिसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये पौधे को हवा और पानी से आसानी से मिल जाते हैं। बाकी बचे 14, उन्हें हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो पौधे को मिट्टी से, सॉइल से एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं। अब आगे इन 14 मिनरल न्यूट्रिएंट्स पर फोकस करते हैं। इन्हें हम प्लांट को जरूरत पड़ने वाली मात्रा, यानी क्वांटिटी के आधार पर आगे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 6 हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी जरूरत ज्यादा मात्रा में होती है, और 8 है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी जरूरत बहुत ही कम, ट्रेस अमाउंट्स में होती है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम आगे 2 सब कैटेगरीज में बांटते हैं। एक है प्राइमरी, जिसमें आते हैं नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P और पोटेशियम K। ये वही NPK हैं जो आप फर्टिलाइजर के बैग्स पर देखते हैं। दूसरा है सेकेंडरी, जिसमें आते हैं कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg और सल्फर S।
उसके बाद आते हैं 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिन्हें ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। ये पूरी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। लेकिन क्लासिफिकेशन यहाँ खत्म नहीं होता। इन न्यूट्रिएंट्स को बांटने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जो प्लांट की हेल्थ प्रॉब्लम्स को आसानी से आंखी पहचानने में मदद करता है। इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी, यानी उसकी गतिशीलता। अब देखिए, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मोबिलिटी एक सिंपल चीज़ नहीं है। हमें इससे 2 अलग अलग जगहों पर देखना पड़ता है। पहला, मिट्टी में, यानी न्यूट्रिएंट सॉइल में कितनी आसानी से मूव करके प्लांट की जड़ों तक पहुंचता है। और दूसरा, प्लांट के अंदर, यानी पौधा उस न्यूट्रिएंट को अपने पुराने हिस्सों से नए हिस्सों तक कितनी आसानी से भेज सकता है। दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए पहले सॉइल में मोबिलिटी की बात करते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रेट बहुत मोबाइल होते हैं। वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं और पानी के साथ मूव करते हैं। इसलिए इनकी लीचिंग, यानी पानी के साथ बहकर नीचे चले जाना, एक बड़ी समस्या है। कुछ लेस मोबाइल होते हैं जो सॉइल पार्टिकल से चिपक जाते हैं, और कुछ जैसे फॉस्फोरस लगभग इमोबाइल होते हैं। वो मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं। इसी के आधार पर हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का तरीका और समय डिसाइड करते हैं। और ये है डिफिशिएंसी डायग्नोस करने का सबसे बड़ा टूल, प्लांट के अंदर मोबिलिटी। जो न्यूट्रिएंट्स हाईली मोबाइल हैं, जैसे N, P और K, पौधा उन्हें अपनी पुरानी पत्तियों से निकालकर नई ग्रो कर रही पत्तियों को भेज देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी के सिम्टम्स हमेशा पुरानी नीचे की पत्तियों पर पहले दिखेंगे। लेकिन जो इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कैल्शियम और बोरॉन, वो जहाँ है वहीं लॉक हो जाते हैं। तो अगर उनकी कमी हुई तो सिम्टम्स हमेशा नई ग्रोथ ऊपर की पत्तियों पर दिखेंगे। देखा आपने? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है फील्ड डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, तो अब हमें पता है कि प्लेयर्स कौन हैं और वो मूव कैसे करते हैं। लेकिन उनका मूवमेंट समझने का फायदा तब है जब हमें ये पता हो कि वो प्लांट के अंदर करते क्या हैं। तो चलिए एक नज़र उनके मुख्य कार्यों पर, उनके की फंक्शंस पर डालते हैं। इन 17 एलिमेंट्स में से हर एक एलिमेंट एक स्वस्थ, एक हेल्दी पौधे को बनाने में अपना रोल प्ले करता है। ये सब मिलकर पौधे की पूरी जेनेटिक पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। सबसे पहले द हेवी लिफ्टर्स N, P और K। हर फर्टिलाइजर के बैग पर आपको ये मिलेंगे, और इसका एक कारण है। नाइट्रोजन से पौधे में हरापन आता है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। ये प्रोटीन का मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक है। फॉस्फोरस पौधे की एनर्जी करेंसी है। जड़ों के विकास से लेकर फूल और बीज बनने तक हर चीज में एनर्जी देता है। और पोटेशियम, इसे आप एक रेगुलेटर समझिए, जो पानी का मैनेजमेंट करता है, पौधे को स्ट्रेस से बचाता है और सारे इंटरनल सिस्टम्स को अच्छे से चलाता है। इसके बाद आती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट टीम। कैल्शियम सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे दीवार में सीमेंट होता है, ये पौधे को फिजिकल स्ट्रेंथ देता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर में होता है। इसके बिना फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। नो मैग्नीशियम नो ग्रीन। और सल्फर, ये कुछ ज़रूरी अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, जो आगे चलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। अब बात करते हैं उन 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। एक बात हमेशा याद रखिएगा, माइक्रो का मतलब सिर्फ कम मात्रा है, कम इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं। इनकी ज़रूरत भले ही कम हो, लेकिन ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने ही ज़रूरी हैं। ये उन छोटी छोटी चाबियों की तरह हैं जो प्लांट्स के बड़े बड़े प्रोसेसेस को अनलॉक करती हैं। बोरोन की कमी से फूल आना बंद हो सकता है, और आयरन की कमी से पत्तियां एकदम पीली पड़ जाती हैं। और यही हमें इस पूरे लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे पर लाता है। प्लांट की ग्रोथ एक सिद्धांत पर काम करती है जिसे हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। इमेजिन कीजिए एक बैरल है जिसमें 17 लकड़ी की पट्टियां लगी हैं। पानी उस बैरल में उतना ही भर पाएगा जितनी सबसे छोटी पट्टी की हाइट है। न्यूट्रिएंट्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इन 17 में से सिर्फ एक न्यूट्रिएंट की भी कमी हो गई, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट ही क्यों ना हो, तो पौधे की ग्रोथ और उसकी पैदावार, उसकी यील्ड वहीं पर रुक जाएगी। तो अब अगली बार जब आप किसी पौधे को देखेंगे या फर्टिलाइजर के उस बैग को देखेंगे जिस पर वो 3 नंबर लिखे होते हैं, तो आपको पता होगा कि इसके पीछे एक बहुत गहरी कहानी है। आपको उन सभी 17 जरूरी खिलाड़ियों के बारे में पता होगा। तो अब ये ज्ञान जानने के बाद क्या फर्टिलाइजर के बैग को देखने का आपका नजरिया बदलेगा? इस पर जरूर सोचना। आज के लेक्चर में इतना ही। इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।